इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग भाग 3, जिसमें हम जहां तक छोड़े थे भाग 2 में उसके आगे से पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो हमने ये देखा कि आज हाथ से बनने वाले कारखानों को क्यों धीरे धीरे बंद किया जा रहा है और कई सेक्टरों में धीरे धीरे चालू भी हो रहे हैं। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत क्या करता है? जापान को सूत का मतलब रुई का चाहे धागा बनाकर उसका निर्यात कर देता है, बेच देता है जाकर वहां पे। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयात देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। यहाँ पर भारत का सामान निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। और ये लोग मंगाते भी हैं, बड़े चाव से मंगाएगा कि भाई कि इनके पास नहीं होता है। सबसे पहले तो अमेरिका वाले मंगाते ही हैं, इंग्लैंड वाले तो कई साल से बहुत दिन से मंगाते हैं, बहुत सालों से हो गया। रूस, फ्रांस, यूरोपीय देश, नेपाल। लेकिन नेपाल भी धीरे धीरे हिंदुस्तान से अब सामान ले जाता है। पहले भी ले जाता था, क्योंकि वो तो उगा नहीं सकता, इसलिए हमसे ले जाता है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में, सूती रेशा जो हम लोग बेचते हैं, विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग केवल सूत से आता है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा धागा बनाना इतना ज्यादा मजबूत होता है, धागा हम लोगों का, और इतना पतला महीन होता है कि इसकी बराबरी अभी तक कोई उद्योग नहीं कर पाया है। हम जो सूत पैदा करते हैं उनका उपयोग करने में सक्षम हैं। जो हम पैदा करते हैं उसका उपयोग भी करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसका उपभोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तब तक वह कैसे काम लायक बना पाएंगे उसको। लेकिन बुनाई और कताई तथा पराक्रम इकाई देश के उन्नति किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर लिखा है बुनाई और कताई तथा पराक्रम इकाइयां देश के उन्नत किए गए उच्च कोटि के धागे। देश में जो उच्च कोटि के धागे बनते हैं उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, भारत के लोग नहीं करते, वो सब बाहर में बेच दिया जाता है। लेकिन उच्च कोटि का जो कपड़ा होता है वो रेमंड का आता है, और रेमंड का कपड़ा बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा आता है। इस क्षेत्र में, ये जो धागा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने खुले हुए हैं। बस आधुनिक मतलब नया तकनीक से लैस और नए कारखाने खुले हुए हैं, तथा अधिकतर छोटे और बिखरी हुई इकाइयां ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा करना होता है। और जो छोटे मोटे जो इकाई होते हैं वो बाजार के मांगों को पूरा करते हैं। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, और एक कपड़े वाले उद्योग की ये बहुत बड़ी कमी है कि जो बड़ा कंपनी है वो सारा सामान विदेशों में बेच देता है, और जो छोटे मोटे हैं ये देश में बेचते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा जा रहा है जिसके फल स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात मतलब बेचते हैं, सूती धागे का निर्यात करते हैं, रुई खरीदते हैं, धागा बनाकर बेच देते हैं, जबकि परिधान निर्माता जो कपड़ा बनाता है वह खुद उसको कपड़ा खरीद कर पहनना पड़ता है। जो भी कपड़ा बनाएगा वो कपड़ा डायरेक्ट थोड़े पहन लेगा, और थोड़े लेगा चादर जैसा, उसको सिलवाएगा ना, तो उस कपड़ा को उसको खरीदना पड़ता है, चाहे रेडीमेड खरीदे चाहे खरीद कर सिलवा लेने। धागा जो हम आम धागा इस्तेमाल करते हैं 85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, मतलब 85 रुपया में 1 किलो धागा मिलता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो, वही धागा पतलून के रूप में बेचा जाए तो उसकी कीमत 800 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितना? 800 रुपया, क्योंकि बनाने में मेहनत लगता है ना,
तो रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि, मतलब दाम में वृद्धि होता है, दाम बढ़ जाता है। देखो रुई, रुई 10 रुपए कोई खरीदा, धागा बनाएगा तो उसको 20 रुपए में बेचेगा, 20 रुपए का है, 25-30 रुपए में बेचेगा, ठीक है। और जो कपड़ा बनाकर उसको सब सील वगैरह का बेच रहा है तो वही 25 रुपया हो जाएगा, 250 से प्लस 500 करीब तक चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 85 रुपया करीबन 100 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 100 गुना बढ़ गया। 100 गुना नहीं कहेंगे इसको, 10 गुना कहेंगे। 10 गुना में 800 हो जाएगा। तो 10 गुना कीमत उसका बढ़ गया, क्योंकि वह धागे से कपड़ा का नहीं, धागे, रुई से धागे बनाया, रेशा से धागे, धागे से कपड़ा, कपड़ा से फिर परिधान हम लोगों को पहनने वाला। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्रों को सुधारना क्यों आवश्यक है? यहाँ पर लिखा गया है, हमारे अधिक मात्रा में धागे के निर्यात से ज्यादा अपने आप को सुधारना जरूरी है। तथापि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। हम लोग अब लंबे लंबे रेशा को उत्पन्न यहाँ पर कर सकते हैं, ये रिपोर्ट बताता है। तथा इसे आयात करने की, यहाँ पर आप देखो चित्र में दिखाई दे रहा है सूती वस्त्र, जहां जहां गोल घेरा गया है यहाँ सूती वस्त्र बनता है, और ऊनी वस्त्र बनता है इस लाल वाले जगह पे, और रेशम वस्त्र बनता है इस कोठा ब्रैकेट वाले जगह पे। तो यहाँ पर बनता है रेशम, काले वाले पर बनता है सूती, लाल वाले पर बनता है ऊनी वस्त्र। तो ऊपर हमने पढ़ा आयात करने के लिए आवश्यकता महसूस की जाती है। मतलब हम किसी भी चीज को मंगाएंगे कब? जब हमें आवश्यकता लगेगी तब ना। विशेषतः बुनाई और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनों के उपयोग की आवश्यकता होती है। हम कहीं भी फैक्ट्री लगाते हैं तो हम चाहेंगे ना हमें 24 घंटा बिजली मिले और हमारा मशीन भी अच्छा से चले, क्योंकि वही तो आवश्यकता है वहां का। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक, बहुत ज्यादा, बाकी सब में देखा जाए तो कम श्रमिक उत्पादन तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आदि। यहाँ पर पहले क्या बनता था? पहले हाथ से बनता था, अब होता है कृत्रिम वस्त्र, मतलब उसका कॉपी। तो कॉपी बनाना तो बहुत आसान होता है। समझो कि कोई सामान हम बना रहे हैं तो पहले का कॉपी बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन उसका प्रिंट करने में दिक्कत ही नहीं होता है। जैसे में एक पेज को टाइपिंग करे, जो ये बुक ही हो गया, इसको टाइपिंग करते हैं तो समय लगता है, लेकिन इसका प्रिंटिंग निकालेंगे तो उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि लिखने में 15 मिनट, प्रिंट करने में तो क्या 1 मिनट में तो 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज निकल जाता है। बड़ा प्रिंटर हो तो 1 मिनट में करीबन 10 पेज निकाल देगा। अब आता है पटसन उद्योग। पटसन का भी कपड़ा थोड़ा एकदम लचीला होता है। भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान्य का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर हम लोग पटसन तो उगाते ही हैं, लेकिन पटसन से जो सामान बनता है उसका हम बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, और तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी हैं। बांग्लादेश के बाद सबसे बड़ा निर्यातक हम ही हैं, भारत वाले लोग। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। कितना? 80। वर्ष 2011-12 में तो 10-12 में तो हमारे पास 80 पटसन उद्योग थे, लेकिन अभी कितना हो सकता है? इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। मतलब वहां पर 98 किलोमीटर के एरिया में आप ले लो, क्षेत्र में, तो वहां पर सारे पटसन हो गया, सूती हो गया, रेशम वाले हो गए, सारा कंपनी वहीं पर लगाया गया है, क्योंकि वहां पर हुगली नदी नजदीक में है। सारा पानी हुगली नदी से ले लेते हैं जितना जरूरत पड़ता है, फिर अपना कचरा सब हुगली नदी में डाल देते हैं। इसलिए वो लोग हुगली नदी के किनारे ही बस गए, आसानी हो जाता है ना इन लोगों को। अब आता है पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट
रिसरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र जहां पर जूट होता था वह पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि सामान मंगाने में दिक्कत होने लगा था। हुगली नदी तट पर इनके स्थिति होने के निम्न कारण हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हुगली नदी पर इन सारे फैक्ट्री को लगना, उनकी वहां पर स्थिति, मतलब वहां पर वो फैक्ट्री लगाकर अपना कारोबार चलाएं, ये बहुत निम्न कारक है। कैसे निम्न कारक है? पटसन उत्पादक क्षेत्र जहां पर पटसन होता है और सत्ता जल परिवहन, यहाँ पर देखो आप फिर से, पटसन उत्पादक क्षेत्र की निकटता जहां पर हमें पटसन आसानी से मिल जाए, सस्ता जल परिवहन, पानी के मार्ग से हम जल्दी से जल्दी उसका परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेज सके, सड़क रेल और जल परिवहन का जाल बिछाया जा सके, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने के सहायक होना, कच्चे माल को मिलों तक ले जाओ, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्तीय राज्य ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते श्रमिक उपलब्ध होना, और इधर से लोग बहुत ज्यादा ओडिशा बिहार से बहुत मजदूर जाकर वहां पर काम भी करते हैं, लेबर मिल जाता है। कोलकाता का एक बड़े नागरिक केंद्र, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के रूप में जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि सम्मिलित है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सूत वहां से बेचते ही हैं, पटसन बेचते हैं, जूट बेचते हैं, रेशम बेचते हैं, सब चीज यहां से ये लोग बेचते हैं। रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है, इसलिए सारा कंपनी वहीं पर लगता है जहां पर आपका सामान सस्ता मिलेगा, जहां से आप सारा सामान जल्दी से बेच सकते हो। आप कोई भी चीज वहीं पर लगाओगे ना, दूसरा जगह पर थोड़े लगाओगे। इस उद्योग की चुनौती में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ये उद्योग लग रहा है उसकी चुनौती में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलिस्तीन, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। इन सारे देशों से हम यहाँ पर द्वंद करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक तरीके से समान के समान टेक्नोलॉजी में लड़ाई करते हैं। कौन कितना अच्छा माल बना देता है, यानी जोन अच्छा माल बनाएगा उसी का माल बिकेगा। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीतियों के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ती है। अब देखो यहाँ पर पैकेजिंग तो होगा ना, पैकिंग, तो पैकिंग के लिए सब सामान बनाए जाते हैं, लेकिन उसको घरेलू मांग भी बढ़ जाता है पैकिंग की वजह से, कि घरेलू मांग को भी पूरा करो उसके बाद बाहर बेचो। तो आज पहले घरेलू मांग को पूरा किया जाता है, फिर बाद में उसको बेचा जाता है बाहर के देशों में। तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। अब देखो मांग बढ़ाने के लिए हम जो उत्पाद कर रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार की विविधता भी होनी चाहिए, कम दाम, मीडियम दाम, ज्यादा दाम, सबसे ज्यादा दाम। ऐसा होता है ना, एगो शर्ट आपको 150 का मिल जाएगा, 300 का मिल जाएगा, 800 का मिल जाएगा, 1200 का मिल जाएगा, कोई 2500 का मिलेगा, कोई 12,000 का मिल जाएगा। अमीर लोगों को 30,000 में एक शर्ट पड़ता है। तो पटसन के प्रमुख खरीदार, पटसन का प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। ये पटसन बहुत ज्यादा खरीदते हैं हमारे देशों से। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, अभी आप देखते हो तो हर देश विदेश में बहुत ज्यादा आज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जैव निम्नकारी पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के लिए अवसर प्रदान किया है। जिस तरह अभी जैव निम्नकरणीय पदार्थों के लिए विश्व मांग कर रही है, उसके लिए जागरूकता बढ़ रहा है। इसके लिए पटसन का उत्पादन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और पटसन जब उत्पाद होगा तो बिकेगा ही। अब आता है चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। गुड़ और मिश्री हम सबसे ज्यादा बनाते हैं,
क्योंकि हम ही खाते हैं तो बनाएंगे ही। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है, और बाद का माल हल्का हो जाता है तथा ढलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। सुक्रोज मतलब क्या होता है? जो सुकुरने उकरने का मात्रा जो होती है घट जाता है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। इतना राज्य में चीनी मिल है हमारे पास। चीनी मिलों का 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है तथा सहकारी क्षेत्रों में, यहाँ पर देखा जाए तो सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इन क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है, क्योंकि वहां पर ऊख का खेती अब ज्यादा होने लगा है डैम के वजह से। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा, सुक्रोज मतलब नमी, पानी की मात्रा अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। और महाराष्ट्र के पुणे, नासिक में जब ऊख बोया जाता है तो उधर पानी की मात्रा उसको मिल जाता है, इसलिए सुक्रोज मतलब उसमें नमी ज्यादा हो जाती है। वहां का ऊख आता है ना, मोटा मोटा आता है, इसलिए वहां पर चीनी मिल खुल गया। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और भी ऊपर राज्य हैं, बताता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखा जाए तो सहकारी समितियां भी बहुत ज्यादा सफल रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में तो केवल मिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत तरीका से उद्योग बना है, बहुत तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, वृद्धि हुआ है। क्योंकि एक जगह पैसा लगेगा तो उसका फायदा पूरा जगह पर दिखता है, भले थोड़ा ही दिखे लेकिन दिखेगा। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। कैसा है? इस उद्योग का अल्पकालिक होना, ये नया उद्योग का अल्पकालिक होना, क्योंकि चीनी मिल के बारे में है। पुरानी और असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर कारखाने में न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। यहाँ पर देखो फिर से, इस उद्योग में अल्पकालिक होना, जैसे में पुराना जितना भी तकनीकी मशीन है उसका इस्तेमाल छोड़ो, अब परिवहन का भी इस्तेमाल छोड़ो, नया तकनीक का लगाओ और जल्दी से कारखाना को बनाओ और कारखाने में सारा चीज तकनीक के माध्यम से डालो। नया नया तकनीक जो बन रहा है ना, गन्ना पेरने का, पीसने का मशीन जो है उसको डालो और उसके बाद आप वहां से चीनी बनाओ, ज्यादा बिकेगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरानी और असक्षम तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखाने में न पहुंचना, और परिवहन खराब होता है पुराने जैसा, इसलिए कारखाने तक ऊख नहीं पहुंच पाता है। तथा खोई, जिसको बोलते हैं बैगेस, का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, इसका इस्तेमाल भी उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए भी दिक्कत थोड़ी मोड़ी है, नहीं होने की गारंटी नहीं है। अब खनिज आधारित उद्योग है। क्या है? खनिज आधारित उद्योग, इसके बारे में जान लेते हैं। और चीनी मिल जहां होता है ना, समझो कि 3 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर के इलाके में इतना ज्यादा बदबू मारता है, सुबह का सुबह तो इतना बदबू मारता है कि लगता है कोई बाथरूम कैले है वैसा। वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग मतलब जो उद्योग खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। क्या आप इस वर्ग में अपने आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? आगे कौन कौन से उद्योगों के बारे में बताया जाएगा, नाम बताओ। नाम बताओ, अगर मतलब आप जानते हो तो, नहीं तो मैं बताऊंगा ना, आपको जल्दी बताने वाला हूं। अब आगे का है अपना लोहा तथा इस्पात उद्योग।
लोहा बनाने की प्रक्रिया और स्टील बनाने की प्रक्रिया कौन से उद्योग में बनता है, कहां पे। यहां पर देखो, लोहा तथा इस्पात उद्योगों का आधारभूत उद्योग है। लोहा तथा इस्पात उद्योगों का आधारभूत सबसे बेसिक फैक्ट्री में आता है तो लोहा और स्टील, क्योंकि जो भी मशीन है सब लोहा और स्टील से बना है। क्योंकि अन्य सभी भारी मशीनें, जितने भी भारी मशीनें हैं, चाहे भारी इलाके और भारी हल्के और मध्यम उद्योग, चाहे बड़ा उद्योग हो, मध्यम हो, चाहे हल्का उद्योग हो, इनसे बनी मशीन पर निर्भर हैं। लोहा और स्टील से जो मशीन बनता है उसी पर निर्भर होते हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरणों और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। अब यहां पर देख लो, स्टील की आवश्यकता होती है कैसे। किसी भी इंजीनियरिंग सामान्य का हम इस्तेमाल करेंगे तो स्टील का होता है। आज देखो, आप ध्यान से देखो, इंजेक्शन क्या चीज से बना है, प्लास्टिक और स्टील से बना है ना। बाकी जो भी सामान आप इस्तेमाल करते हो स्टील, जो आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो उसमें स्टील का प्लेटिंग है, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हो स्टील का प्लेटिंग है, कीबोर्ड में स्टील का प्लेटिंग होता है, पुराने कीबोर्ड में, नए कीबोर्ड में नहीं है। उसके बाद से आ जाओ निर्माण सामग्री, हर चीज लोहा और स्टील से बनता है। रक्षा में जो भी सामान, बंदूक हो गया, चाहे कोई भी सामान, सब स्टील और लोहा को मिलाकर बनता है। चिकित्सा में भी मैंने बताया, जो भी मशीन है उसमें भी इस सब का इस्तेमाल होता है। टेलीफोन वैज्ञानिक, क्या लिखा है, टेलीफोन वैज्ञानिक उपकरण सब स्टील के वजह से बनता है, स्टील और लोहा। बाकी सब बात की बात है, लेकिन उसमें स्टील और लोहा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें लोहा और इस्पात दो बहुत बड़ा उद्योग के रूप में जाना जाता है, और ये बेसिक उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, ये नींव है। देश की बढ़ोतरी के लिए, देश के खुशहाली के लिए स्टील और लोहा का इस्पात ये एक तरीके से नींव का काम करती है, नींव। क्रियाकलाप, ये आप जानो, मैं क्या जानू इसके बारे में। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। मतलब स्टील और इस्पात का उत्पादन ही, लोहा और इस्पात का, किसी भी देश का विकास के पैमाने पर माना जा सकता है। किसी भी देश का विकास कब होगा, जब उसके देश में लोहा बनाने वाली, स्टील बनाने वाली फैक्ट्री होती है, तब। गाड़ी, जो भी आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, मोटरसाइकिल से लेकर 4 चक्का ट्रेन तक, कांची से बनता है, स्टील से न बनता है, स्टील और लोहा से। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, बहुत भारी उद्योग है, बहुत बड़ा बड़ा उद्योग होता है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा और तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, रखे जाते हैं, कच्चा माल भी और पका माल भी। और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। इस उद्योग के लिए लोहा आयस्क, कोकिंग कोल मतलब कोयला, गुड कोल्स मतलब अच्छे क्वालिटी का कोयला, तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का होता है। जिसमें लोह आयस्क 4 किलो लगेगा, यहाँ पर देखो 4 किलो नहीं, 400 किलो से बताता हूँ, 400 किलो, ठीक है। तो 400 किलो लोहा को पिघलाने के लिए 200 किलो आपको कोयला लग जाएगा, और 200 किलो कोयला लगेगा तो उसमें आग पहुंचाने के लिए 100 किलो का चूना लग जाएगा आपका। तो इस तरह आपका चलता है कंपनी। वो इस्पात को कठोर बनाने के लिए, स्टील को मजबूत बनाने के लिए मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। 100 किलो स्टील बनाने में 10 किलो मैग्नीज में लगता है। क्या लगता है? मैग्नीज। तो मैग्नीज एक पदार्थ है जो 10 किलो डालना पड़ता है 100 किलो बनाने में, तब जाकर स्टील मजबूत होता है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना यहां पर दिया जा रहा है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहां होनी चाहिए? स्टील का फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए? यह याद रहे हमेशा कि इसके
निर्माण माल में इसके निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। किसी भी माल को बनाने के लिए और वहां पर भेजने के लिए, कहीं भी भेजना है तो उसके लिए परिवहन चाहिए, और परिवहन का इस्तेमाल कम तो नहीं होना चाहिए। समझो कि आप करीबन 1000 टन भेजते हो तो एक ट्रक की जरूरत होती है। कितना? एक ट्रक की जरूरत होती है। अगर उससे ज्यादा माल भेजना है तो बहुत सारे ट्रक चाहिए। तो आप हमेशा जब 4 लाइन पर बाईपास में निकलोगे तो आपको दिखेगा कि ट्रक पे लाद लाद कर लोहा जा रहा है, लोहा का प्लेट लाद कर जाता है, और वो लोहा का प्लेट इतना भारी भारी होता है कि मशीन से ना उठाया जाए तो अपने हाथ से हिलेगा भी नहीं, इतना भारी भारी। और कच्चा माल, लोहा जब कच्चे माल में जाता है ना एकदम काला होता है, बाद में उसको सब उजला कर दिया जाता है। तो वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। 18 में करीबन 106.5 मिलियन टन इस्पात का निर्माण किया, जिसके कारण ये कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरा स्थान पे आ गया भारत। आज स्टील का उत्पादन हम विश्व में दूसरे स्थान पर करते हैं, इतना ज्यादा। और दूसरे नंबर पे है यह स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज बोलते हैं तो यह स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें इस्पात के अधिक उत्पादन के, जब इस्पात अधिक उत्पादन होता है उसके बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। पूरे साल की, वर्ष की, एक व्यक्ति साल में कितना खपत करता है? 70.9 किलोग्राम एक इंसान का खपत था, एक व्यक्ति का, प्रति व्यक्ति। जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति मिला लिया जाए तो औसत खपत 224.5 किलोग्राम स्टील खपत कर सकता है साल में। मतलब समझो कि कोई गाड़ी खरीद लिया, कोई ट्रक खरीद लिया, कोई रॉड खरीद लिया, कोई घर बनवा रहा है तो खरीदेगा ना जी। तो खरीदता है तो उसके अनुसार में ये रेशियो निकाला गया है कि एक साल में एक व्यक्ति 70.9 किलोग्राम इस्तेमाल करता है, जबकि विश्व स्तर पर देखा जाए तो औसत खपत प्रति व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति कैसे, वो एक परिवार हो जाता है, तो 224.5 किलोग्राम इस्तेमाल करता है। हमारा ही घर बना तो करीबन 80 किलो लोहा लग गया होगा। कितना? 80 किलो से ऊपर ही लोहा लगा होगा, करीबन 100 किलो तक लोहा लगा होगा। ठीक है, तो 100 किलो लोहा लग रहा है तो हमने इसके पहले तो लोहा खरीदा नहीं, तो 100 किलो धीरे धीरे मिल जा रहा है ना। तो 100 किलो 200 किलो का हमने क्या किया? लोहा इस्तेमाल कर लिया एक सालों में। तो 200 किलो का लोहा हमने इस्तेमाल किया, तो पिछले 10-15 साल में हम उतना ज्यादा तो लोहा का इस्तेमाल किए नहीं थे, तो वो रेशियो से बराबर हो गया। तो ऐसा ही लोग रेशियो निकाल लेते हैं कि एक व्यक्ति पर इतना ही खपत आता है, बस, उससे ज्यादा नहीं आता है। ये देखो, भारत में कुल इस्पात उत्पादन स्टील बनता है 12 में इतना बना, 13 में 87, 14 में 92, 15-16 में 91, 16-17 में 101 और फिर 17-18 में 86 आ गया है। तो 16-17 में स्टील सस्ता था, लोहा सस्ता था, लेकिन 17-18 में महंगा हो गया है। इस समय भारत में 10 मुख्य संचालित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य रूप से 10 मुख्य बड़ा कंपनी है जो स्टील बनाती है, और बाकी सब छोटे फैक्ट्री हैं जहां पर स्टील बनता है। यहाँ पर स्टील का बर्तन वगैरह ये लोग बनाते हैं, और बाकी सब गाड़ी, इंडस्ट्री, पुल पर बनने वाला सब मशीन, ट्रेन का डब्बा, ट्रेन का प्लेट, ये सब बनाते हैं। ये देख लो आप, इस्पात निर्माता प्रक्रिया, कच्चा माल का कारखाना तक परिवहन और लौह अयस्क का गल गया, चूना पत्थर एक
सहायक खनिज है। चूना पत्थर एक सहायता देता है जो इसमें मिलाया जाता है, और लोहा में चूना का पत्थर भी मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है, डालने के बाद धातु का जो मैल होता है उसको हटा दिया जाता है, और आयस्क को गर्म करने के लिए कोक मतलब कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। फिर तरल पदार्थ को जब वो पानी जैसा हो जाता है तो उसको सांचे में ढाला जाता है, जिससे जिससे इसके लोहा अलग अलग ढलाव में तैयार किया जा सके। फिर उसके बाद इस्पात बनाना, और ढलाव लोहे को पुनः गलाकर, ढलाव लोहा को फिर से गलाकर उसमें ऑक्सीकरण द्वारा उसमें अशुद्धता को हटा दिया जाता है। जो अशुद्ध है उसको हटा दिया जाएगा, तथा मैग्नीज में निकल और क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है स्टील को। क्या चीज? मैग्नीज, निकल और क्रोमियम को मिलाकर उस लोहा को शुद्ध किया जाता है, तो स्टील का प्रगलन बन जाता है। उसके बाद उसको धातु को आकार देना, तो रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई करके उसको ढाल दिया जाता है। तो इस तरह बनता है लोहा। कच्चा माल आया, लोहा बना। लोहा को पिघलाने के लिए उसमें चूना भी डालते हैं, चूना मिलाते हैं, फिर उसको छान देते हैं, फिर सांचा में ढाल देते हैं। ढालने के बाद फिर आता है स्टील बनने के लिए। तो स्टील बनने के लिए पहले उसमें से उसको पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद कच्चा माल को हटा देते हैं, जो बेकार माल है उसके लिए, जो अशुद्ध है उसको हटा देंगे। फिर उसमें मैग्नीज डालेंगे, निकल डालेंगे, क्रोमियम डालेंगे, और ये सब मिलाकर उसको हिलाकर शुद्ध बनाएंगे। उसके बाद से धातु को एक सांचे में ढालकर उसको बना देंगे। उसके बाद से जो बनाओ, उसका जो बनाना है वो बना सकते हो। यहाँ पे देखो भारत का चित्र दिया गया है। लाल वाले में शायद यहाँ पर स्टील बनता है। जितना भी लाल वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर स्टील का फैक्ट्री बहुत ज्यादा है। जैसे में दुर्गापुर और बर्नपुर, ये बंगाल में है। कहा बंगाल? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद से ले लो बोकारो के बाद जमशेदपुर। बंगाल में 2 कंपनी, राजस्थान नहीं, ये झारखंड में 2 कंपनी, और ये ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में आपको भिलाई, और आपको ओडिशा में पड़ जाएगा राउरकेला, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और कर्नाटक में विजयनगर और भद्रावती, और तमिलनाडु में सेलम, जहां पर स्टील की उत्पादक ज्यादा होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कंपनी है जो सबसे बड़ा कंपनी है, और बाकी सब कंपनी एकदम छोटा कंपनी होता है, जहां पर बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। इसके बाद हम मिनी इस्पात उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे अगले भाग में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। अगर आपको जो भी दिक्कत हो, आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।